है एवरीवन, दिस इज मोनालिसा एंड आप देख रहे हैं चैनल सुपरविजन। तो आज का लेक्चर में हम देखेंगे कि हम सी प्रोग्राम कैसे लिख सकते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ राइटिंग और सी प्रोग्राम। तो जब भी आपको सी प्रोग्राम को लिखना पड़ता है तो उसका एक बेसिक सिंटैक्स होता है, उसको आपको फॉलो करना होता है। तो आज का सेशन में हम वही डिस्कशन करने वाले हैं। तो जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि यू हैव टू राइट अ सिंपल मैसेज ऑन स्क्रीन यूजिंग सी। तो जब हम सी यूज करके प्रोग्राम लिखेंगे तो हमें स्टार्टिंग में क्या लिखना पड़ता है, हैश इंक्लूड stdio.h। तो हैश क्या है, दिस इज प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो कि इंक्लूड करता है stdio.h। इसका मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। डॉट एच का मतलब एच स्टैंड्स फॉर हेडर फाइल। सो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को हमें अपना प्रोग्राम में इंक्लूड करना पड़ता है। तो ये जो हेडर फाइल है वो आपका printf एंड scanf फंक्शन को सपोर्ट करता है। printf फंक्शन एंड scanf फंक्शन सी लाइब्रेरी में दो प्री डिफाइंड फंक्शन है। प्री डिफाइंड फंक्शन का मतलब है कि इनका जो ऑपरेशन है, इनका जो एग्जीक्यूशन है वो पहले से ही फिक्स है, हमें उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना है या फिर हम नहीं कर सकते। तो ये जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है, ये आप अगर अपना प्रोग्राम में printf फंक्शन एंड scanf फंक्शन का यूज किए हैं तो उन दोनों फंक्शन को सपोर्ट करने के लिए हम इस हेडर फाइल को लिखते हैं। printf फंक्शन आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है। scanf फंक्शन आउटपुट इनपुट जो है यूजर से लेने के लिए यूज होता है। इसका मतलब हम अगर इनपुट देना चाह रहे हैं तो हम scanf फंक्शन का यूज करेंगे, अगर हमें आउटपुट शो करना है हम printf फंक्शन का यूज करेंगे। printf फंक्शन के भीतर में अगर आप एक स्टेटमेंट को विद इन डबल कोट लिखते हैं, वो स्टेटमेंट एज इट इज प्रिंट हो जाता है। ये कुछ बेसिक सिंटैक्स है। एंड इन सी प्रोग्रामिंग ईच एंड एवरी स्टेटमेंट इज टर्मिनेटेड विथ सेमीकोलन। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं printf फंक्शन लिखा गया है, हम इसको सेमीकोलन से टर्मिनेट किए। getCS फंक्शन है, इसको भी सेमीकोलन से टर्मिनेट कर रहे हैं। रिटर्न जीरो स्टेटमेंट है, इसको भी सेमीकोलन से हम टर्मिनेट करते हैं। तो यहाँ पे जो stdio.h हेडर फाइल है वो printf एंड scanf फंक्शन को सपोर्ट करेगा। तो हम अपना प्रोग्राम में printf फंक्शन का यूज किए हैं, तो इसीलिए इसको सपोर्ट करने के लिए हम स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को इंक्लूड कर रहे हैं अपना मेन प्रोग्राम में। अब यहाँ पे दूसरा हेडर फाइल क्या है, conio.h। conio का मतलब है कंसोल इनपुट आउटपुट। आईओ का मतलब क्या होता है, इनपुट आउटपुट। डॉट एच स्टैंड्स फॉर हेडर फाइल। con का मतलब है कंसोल, दिस इज कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। हमारे पास जो हैश है दैट इज प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, दैट इंक्लूड्स कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल इनटू आवर मेन प्रोग्राम। तो ये जो कंसोल इनपुट आउटपुट है ये किस लिए यूज होता है, ये हेडर फाइल। यहाँ पे देखिए हम अपना प्रोग्राम में getcs फंक्शन का यूज किए हैं। getcs फंक्शन भी सी लाइब्रेरी में एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। तो getcs फंक्शन का काम क्या है कि जब हम अपना प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, पहले हम कंपाइल करेंगे। अगर मैं टर्बो सी का बात करूंगी, पहले कंपाइल करेंगे, देन उसको रन करेंगे, फिर हम आउटपुट देखेंगे। जब आप टर्बो सी यूज करते हैं, आपको कंपाइल करने के लिए ऑल्ट F9 का यूज करना पड़ता है। ऑल्ट F9 एट ए टाइम में प्रेस करिए। ऑल्ट F9 फॉर कंपाइल, कंट्रोल F9 फॉर रन। तो जैसे ही आप कंट्रोल F9 प्रेस करेंगे, आपको स्क्रीन के ऊपर आपका जो आउटपुट है वो इमीडिएटली दिख जाएगा, अगर आप getcs फंक्शन का यूज करते हैं। जैसे ही आप रन करते हैं, तुरंत आपका जो आउटपुट है वो आपको स्क्रीन में दिख जाएगा जब आप getcs फंक्शन का यूज करेंगे। अगर हम getcs फंक्शन का यूज नहीं करते तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंपाइल के लिए ऑल्ट F9, रन के लिए कंट्रोल F9। जैसे ही आप कंट्रोल F9 प्रेस करके
अपना प्रोग्राम को रन कर दिए, आपको फिर वापस अपना प्रोग्राम में इमीडिएटली आप स्विच हो जाएगा, ऑटोमेटिकली स्विच हो जाएगा, आपका जो मेन प्रोग्राम है फिर से वो दिखने लगेगा। आपको आउटपुट नहीं दिखेगा, आपको अपना मेन प्रोग्राम दिखेगा। आपको आउटपुट लाने के लिए अगेन ऑल्ट प्लस F5, दैट मीन्स ऑल्ट F5 जो है वो एट ए टाइम में प्रेस करना पड़ेगा, तभी आपको स्क्रीन में आउटपुट दिखेगा। तो गेट चेंज फंक्शन जो है वो स्क्रीन को होल्ड करने के लिए आप यूज करेंगे। तो ये गेट चेंज फंक्शन आपका ऑप्शनल है, आप चाहे तो यूज कर सकते हैं, नहीं चाहे तो भी यूज नहीं कर सकते। ये आपके ऊपर है कि आप यूज करना चाह रहे हैं या फिर नहीं चाह रहे। अगर आप यूज करते हैं तो जैसे ही रन करेंगे तो इमीडिएटली आपका जो स्क्रीन में आपका आउटपुट है वो दिखने लगेगा। अगर आप गेट चेंज फंक्शन का यूज नहीं करते हैं तो रन करने के बाद आप स्विच हो जाते हैं अपना मेन प्रोग्राम में, फिर से आपको आउटपुट पाने के लिए आपको ऑल्ट F5 जो है उसको प्रेस करना, दोनों की आपको एट ए टाइम में प्रेस करना पड़ेगा, तभी आपको आउटपुट मिलेगा। तो ये जो गेट चेंज फंक्शन है इसको सपोर्ट करने के लिए हम conio.h हेडर फाइल का यूज करते हैं। यहाँ पे हो गया आपका मेन फंक्शन। देखिए मेन फंक्शन स्टार्ट हुआ, इसका जो रिटर्न टाइप है दैट इज इंटीजर। इसका मतलब है कि यहाँ से आपका जो कंपाइलर है वो ट्रीट करना या फिर एक्चुअल एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। मेन फंक्शन से प्रोग्राम का एक्चुअल एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। तो आप बोल रहे हैं कि मेरा जो प्रोग्राम है, मेरा जो मेन फंक्शन है, इस मेन फंक्शन के भीतर में ही आपको अपना प्रोग्राम का जो लॉजिक है या फिर जो एक्चुअल कोड है वो सारा लिखना पड़ता है। तो मेन फंक्शन का अगर रिटर्न टाइप आप इंट दिए हैं, इसका मतलब आप बोल रहे हैं कि अपना जो प्रोग्राम है वो इंटीजर वैल्यू जो है वो रिटर्न करेगा। तो अगर यहाँ पे रिटर्न टाइप इंट लिखते हैं तो लास्ट में आपको रिटर्न 0 स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। 0 क्या है, इंटीजर है, तो यहाँ भी इंटीजर रिटर्न कर रहा है तो मैच हो गया। इसका मतलब कोई भी एरर आपको नहीं दिखाएगा अगर आपको ये स्टेटमेंट जो है वो भी आप सही से लिखे हैं तो इंट मैन अगर जब लिख रहे हैं तो आपको रिटर्न 0 लिखना पड़ेगा। इसका मतलब आप बता रहे हैं कि अपना जो प्रोग्राम है वो इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो यहाँ पे रिटर्न में आपको 0 लिखना पड़ेगा। तो रिटर्न 0 का दूसरा मीनिंग क्या होता है कि आपका जो प्रोग्राम लिखा गया वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रहा है, हो गया है। आप रिटर्न 1, रिटर्न 2, रिटर्न -1 ये सब नहीं लिख सकते। उसका मतलब है कि आपका प्रोग्राम में एरर है, आपका प्रोग्राम जो है सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। तो इंट मैन जब आप लिख रहे हैं तो आपको रिटर्न 0 लिखना है। आप चाहे तो इंट की जगह में void भी लिख सकते हैं, void, void। सो void इज ऑल्सो रिटर्न टाइप। तो अगर आप void लिखते हैं यहाँ पे रिटर्न 0 या फिर रिटर्न 1 कुछ भी लिखना नहीं पड़ेगा। void का मतलब ही होता है नथिंग। इसका मतलब है अगर आप void में लिखे तो आप बोल रहे हैं कि मेरा जो मेन प्रोग्राम है जिसके भीतर में मैंने कोडिंग लिखा हुआ है वो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। तो अगर आपका मेन फंक्शन कुछ रिटर्न ही नहीं कर रहा है तो यहाँ पे रिटर्न 0 लिखने का जरूरत ही नहीं है, तो नहीं लिखेंगे आप। तो इसीलिए ट्राई करिए हमेशा void main का प्रैक्टिस रखने के लिए, क्योंकि अगर आप गलती से भी भूल गए कुछ भी रिटर्न करना एंड यहाँ पे मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप आप इंट दिए हैं तो आपका जो प्रोग्राम है वहां पे एरर शो करेगा। तो इसलिए void main अगर लिखे तो यहाँ पे कुछ भी रिटर्न करने का जरूरत नहीं है। तो इंट मैन लिखे इसीलिए हम रिटर्न 0 लिख रहे हैं। देन देखिए हमें क्या करना है कि यहाँ पे मेन फंक्शन स्टार्ट हुआ, यहाँ पे क्लोज हो रहा है, इसका मतलब इसके भीतर में आपको पूरा का पूरा कोड जो है आपका प्रोग्राम का वो लिख देना है। आपको प्रोग्राम में दिया गया है कि एक स्क्रीन में आपको एक मैसेज प्रिंट करना है। तो मैसेज कुछ भी हो सकता है, आप अपना नाम भी प्रिंट कर सकते हैं, आप कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं। तो अगर हमें मैसेज को प्रिंट करना है या फिर मैसेज जो है वो आउटपुट स्क्रीन में दिखाना है तो हमें कौन सा फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, प्रिंटफ फंक्शन। तो हम लिखे प्रिंटफ फंक्शन, ब्रैकेट स्टार्ट किए, देन हमें इस मैसेज को एज इट इज डिस्प्ले करना है। तो मैं अभी बोल के आई कि प्रिंटफ फंक्शन के भीतर में अगर कोई भी स्टेटमेंट को एज इट इज डिस्प्ले करना है आपको डबल कोट के भीतर में लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे चाह रही हूँ डिस्प्ले करना हेलो कंपाइलर आई एम सी, तो ये स्टेटमेंट को मैं डबल कोट के भीतर में रख दी, ब्रैकेट स्टार्ट की थी, क्लोज कर दी, ये मेरा स्टेटमेंट हो तो इसीलिए इसको सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दी।
बस इतना ही था मेरा प्रोग्राम, क्योंकि प्रोग्राम तो वही था कि आपको मैसेज प्रिंट करना है। तो गेट चेंज फंक्शन मैंने पहले ही डिस्कशन कर लिया था। यहाँ पे जो डबल स्लैश आप देख रहे हैं, दिस इज कमेंट लाइन, इसको बोलते हैं सिंगल लाइन कमेंट। देखिए एक ही लाइन में कमेंट लिखा गया है, तो इट इज सिंगल लाइन कमेंट। इसको बोलते हैं हम फॉरवर्ड स्लैश, डबल फॉरवर्ड स्लैश। ये क्या करता है, ये एक कमेंट लाइन है, सिंगल लाइन कमेंट है, जो कि गेटसीएस फंक्शन का काम क्या है वो यहाँ पे बता रहा है, जो कि अभी मैं बोल के आई। तो इतना आप लिख दिए, आपका कोडिंग पूरा। मेन फंक्शन स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे आपको क्लोज कर दिए। तो जब आप इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, रन करेंगे, तो रन करते साथ इमीडिएटली आउटपुट स्क्रीन में आपका ये जो स्टेटमेंट है वो एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगा। तो हम लिखे थे हेलो कंपाइलर आई एम सी, तो ये जो है एज इट इज डिस्प्ले हो गया। सो दिस इज द फर्स्ट प्रोग्राम। आई थिंक यहाँ तक आपको सबको समझ में आ रहा है। तो चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए। नेक्स्ट प्रोग्राम में लिखा है कि आपको एक सी प्रोग्राम लिखना है जिसमें यूजर से इनपुट लेना है। यूजर मतलब जब हम प्रोग्राम रन करते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं, तो हमें बोला जाता है यूजर। जो भी इंसान, जो भी प्रोग्रामर, तो जब हम राइट करते हैं प्रोग्राम लिखते हैं, तो हम बन जाते हैं वहां पे यूजर। अब हमें क्या करना है कि हमें एक ऐसा सी प्रोग्राम लिखना है जहां जो प्रोग्राम क्या करेगा, यूजर से इनपुट मांगेगा, आपको इनपुट देना है, एंड अगर इनपुट दे रहे हैं तो उसको डिस्प्ले भी तो करना होता है, तो डिस्प्ले भी कर देंगे हम। तो अब देखिए यहाँ पे क्या लिखना है, stdio.h hash include stdio.h. So hash is the preprocessor directive that includes standard input output header file into our main program. तो हम यहाँ पे ये स्टेटमेंट को क्यों लिखे, क्योंकि हमें इनपुट लेना है, आउटपुट को डिस्प्ले करना है, तो हमें प्रिंटफ फंक्शन भी चाहिए, स्कैनफ फंक्शन भी चाहिए। तो दोनों फंक्शन का अगर हम यूज करेंगे, तो इसीलिए हेडर फाइल क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, stdio.h हेडर फाइल। तो हम यहाँ पे stdio.h हेडर फाइल को लिख दिए। अब हम लिख रहे हैं हैश इंक्लूड conio.h, क्यों, क्योंकि हम getStage फंक्शन को यूज कर रहे हैं, तो उसको सपोर्ट करने के लिए conio.h हेडर फाइल को हम इंक्लूड कर दिए। मेन फंक्शन यहाँ पे हम लिखे, मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप में लिखे है इंट, इसीलिए हम अपना प्रोग्राम में यहाँ पे 0 रिटर्न करेंगे, 0 को हम रिटर्न कर दिए। अगर हम यहाँ पे void लिखते तो हमें ये स्टेटमेंट लिखने का जरूरत नहीं पड़ता। तो यहाँ पे मेन फंक्शन स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे मेन फंक्शन क्लोज हुआ है। इसके भीतर में हम अपना प्रोग्राम रिगार्डिंग जितना भी कोडिंग है सब लिख देंगे। तो कंपाइलर का जो एग्जीक्यूशन है वो एक्चुअली में मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है। हमें करना क्या है, यूजर से इनपुट लेना है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, नम नाम का जो वेरिएबल है, नम नाम का एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर रही हूँ। ये वेरिएबल होता क्या है, वेरिएबल एक ऐसा चीज है जिसमें हम एक वैल्यू रखते हैं। जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, ये वेरिएबल कंप्यूटर मेमोरी में कुछ जगह ऑक्युपाई करता है। तो ये वेरिएबल का नाम क्या है, नम है, एंड लेट ये 1000 मेमोरी में क्रिएट हुआ है। जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, यहाँ पे क्या हुआ, वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है। वेरिएबल में रखा क्या जाता है, वेरिएबल में वैल्यू या फिर कांस्टेंट रखा जाता है। वेरिएबल एक नाम है जिसमें हम कुछ वैल्यू रख सकते हैं, एंड जब वेरिएबल डिक्लेयर होता है ये कुछ मेमोरी ऑक्युपाई यहाँ पे करता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, हम सपोज किए हैं कि 1000 मेमोरी में नम नाम का जो वेरिएबल है वो क्रिएट हुआ है। यहाँ पे ये नम का इंट जो लिखा हुआ इससे पहले, ये नम वेरिएबल का डेटा टाइप है। तो डेटा टाइप बोलता है कि वेरिएबल में किस तरह का वैल्यू रह सकता है। अभी हम बोल के आए कि वेरिएबल में हम वैल्यू स्टोर करते हैं, तो वेरिएबल में किस तरह का वैल्यू रहेगा वो उसका डेटा टाइप बोलता है। तो डेटा टाइप इंट हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, डबल हो सकता है, कैरेक्टर भी हो सकता है। तो अगर हम इंटीजर लिख रहे हैं तो 5, 10, 20, 0, 1, 2 ऐसा सारा वैल्यूज देना पड़ेगा। फ्लोट लिखने तो डेसिमल में आ जाएगा। तो यहाँ पे नम जो वेरिएबल है उसका डेटा टाइप क्या है, इंट है। इसका मतलब जब हम आगे जाके अपना प्रोग्राम में नम वेरिएबल में वैल्यू इंटर करेंगे तो वो इंटीजर तरह का वैल्यू होनी चाहिए। तो इसीलिए हम इसको वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। इसको, ये जो स्टेटमेंट है इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल है, वेरिएबल।
जहां पे सिंटैक्स क्या रहता है, डेटा टाइप स्पेस वेरिएबल का नाम टर्मिनेटेड विथ सेमीकोलन। तो हमारा जो वेरिएबल का नाम है वो नम है एंड उसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है। तो इंटीजर को हम इंट लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखे। प्रिंटफ फंक्शन के भीतर में हम डबल कोट के विद इन डबल कोट जो भी स्टेटमेंट लिखते हैं तो वो एज इट इज प्रिंट होता है। तो अगर हम लिख रहे हैं प्रिंटफ एंटर द नंबर, ब्रैकेट स्टार्ट हुआ प्रिंटफ फंक्शन का, यहाँ पे क्लोज हो रहा है, विद इन डबल कोट हम लिख रहे हैं एंटर द नंबर कोलोन। तो ये जो हम लिखे तो प्रिंटफ फंक्शन हमारा ये जो स्टेटमेंट है वो एज इट इज डिस्प्ले कर देगा। देखिए क्या लिखा है, एंटर द नंबर कॉलन के साथ डिस्प्ले हो गया। अब हम क्या किए कि स्क्रीन में एक मैसेज डाल दिए कि एंटर द नंबर। यूजर को दिखने लगा कि एंटर द नंबर। अब क्या करेगा यूजर, इसमें वैल्यू एंटर करेगा। तो वैल्यू किस में रहेगा, वेरिएबल में रहेगा, क्योंकि अभी हम बोल के आए कि वेरिएबल में हम वैल्यू रखते हैं, वेरिएबल में हम कांस्टेंट वैल्यू रखते हैं। तो ये जो नम नाम का वेरिएबल हम बनाए थे 1000 मेमोरी लोकेशन में जो क्रिएट हुआ था यहाँ पे, तो उस नम वेरिएबल में हम क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे। ये नम किस तरह का वैल्यू रखेगा, इंटीजर तरह का वैल्यू रख पाएगा, इसीलिए हम उसका डेटा टाइप में क्या लिखे हैं, इंट लिखे हैं। अब स्कैनफ फंक्शन का फॉर्मेट क्या है, देखिए स्कैनफ फंक्शन ब्रैकेट स्टार्ट किए, डबल कोट के भीतर में हम रखे परसेंटाइल डी। इसका लिखने का तरीका देखिए क्या लिखेगा, परसेंटाइल डी। ये परसेंटाइल डी क्या है, फॉर्मेट स्पेसिफायर ऑफ इंटीजर है। तो हम यहाँ पे नंबर एनयूएम दैट मीन्स नम नाम का जो वेरिएबल बना था, नम नाम का जो वेरिएबल हम यहाँ पे डिक्लेयर किए थे, यहाँ पे जो डिक्लेयर किए थे नम नाम का वेरिएबल, उसमें हम वैल्यू रखेंगे। तो ये नम वेरिएबल किस तरह का था, इंटीजर तरह का था। इसका मतलब नम जो है इंटीजर तरह का वैल्यू लेगा। तो इसीलिए हम किस तरह का वैल्यू उसमें देंगे, इंटीजर तरह का वैल्यू, तभी ना वो होल्ड कर पाएगा। तो इंटीजर वैल्यू को देने के लिए हम क्या लिखते हैं, परसेंटाइल डी। परसेंटाइल डी द फॉर्मेट स्पेसिफायर ऑफ इंटीजर। अगर आप वेरिएबल में इंटीजर लिखे हैं डेटा टाइप में तो आपको परसेंटाइल डी यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अगर आप फ्लोट लिखे हैं तो परसेंटाइल एफ लिखना पड़ेगा। डबल लिखे, डबल नम अगर लिखे तो परसेंटाइल एलएफ लिखना पड़ेगा। अगर आप कैर नम लिखे तो परसेंटाइल सी लिखना पड़ेगा। परसेंटाइल सी इज द फॉर्मेट स्पेसिफायर ऑफ कैरेक्टर है। अगर आप लिखे स्ट्रिंग नम तो आपको यहाँ पे परसेंटाइल एस लिखना पड़ेगा, क्योंकि परसेंटाइल एस जो है दैट इज फॉर्मेट स्पेसिफायर ऑफ स्ट्रिंग होता है। तो यहाँ पे हम नम नाम का जो वेरिएबल है उसका डेटा टाइप में इंट दिए हैं, तो इसीलिए स्कैनफ के भीतर में विद इन डबल कोट हम लिखे परसेंटाइल डी। इसका मतलब इंटीजर तरह का वैल्यू हम एंटर कर रहे हैं। परसेंटाइल डी क्या रख रहा है, इंटीजर तरह का वैल्यू। कहाँ रख रहा है, नम नाम का जो वेरिएबल बना था उसका मेमोरी में स्टोर हो रहा है। एम्परसेंड नम का मतलब है कि नम नाम का जो वेरिएबल बना था उसका मेमोरी, कितना मेमोरी लिया था, 1000 मेमोरी। इस मेमोरी में हम वैल्यू रख रहे हैं। सपोज मैं यहाँ पे 10 एंटर कर रही हूँ, तो 10 जाके कहाँ स्टोर हुआ, ये जो यहाँ परसेंटाइल डी क्या बोलता है कि इंटीजर तरह का वैल्यू रखना है। कितना में वैल्यू दी, 10, तो परसेंटाइल डी क्या रखा, 10। कहाँ रखेगा, नम नाम का जो वेरिएबल बना था उसका मेमोरी में रखेगा। एम्परसेंड का मतलब है मेमोरी में रखेगा, किसका, नम नाम का वेरिएबल। तो ये जो नम नाम का वेरिएबल बना था उसका कितना मेमोरी वो होल्ड कर रहा था, 1000 मेमोरी लोकेशन। तो इसी 1000 मेमोरी लोकेशन में हम परसेंटाइल डी, इसका मतलब जो वैल्यू हम दिए, कितना दिए, 10 दिए, तो ये 10 जाके स्टोर हो गया। अब देखिए, अब साथ ही साथ मैं आउटपुट भी दिखा रही हूँ। देखिए जब हम ये दोनों स्टेटमेंट को रन करेंगे तो एंटर द नंबर पहला में दिखा दिया, एंटर द नंबर। अब हम जो भी वैल्यू दिए, कितना वैल्यू दिए, लेट में 10 दे रही हूँ, तो 10 जाके यहाँ स्टोर हो जाएगा, किसमें, एंटर द नंबर में आप 10 एंटर कर दिए। जो स्कैनफ लिखे हैं, स्कैनफ परसेंटाइल डी एम्परसेंड नम, इसका मतलब है ये एंटर स्टेटमेंट में यूजर वैल्यू एंटर कर रहा, तो यूजर कितना वैल्यू एंटर किया, 10। ये जो 10 है नम नाम का वेरिएबल का मेमोरी लोकेशन में स्टोर हो गया। तो जब आपको स्क्रीन में दिखा रहा था एंटर द नंबर, तो आप 10 एंटर कर दिए, तो 10 देखिए यहाँ पे आपको दिखा दिया। अब आपको करना क्या है, आप वैल्यू तो इनपुट ले लिए, उसको डिस्प्ले भी तो करना है। तो डिस्प्ले करने के लिए हम क्या लिखेंगे, प्रिंटफ फंक्शन।
printf फंक्शन विद इन डबल कोट आप लिखेंगे, लिखिए स्लैश एन यू हैव एंटर्ड कलोन परसेंटाइल डी, कॉमा के साथ नम लिखा हुआ है। इसका मतलब है स्लैश एन का मतलब है न्यू लाइन। तो जब आप लिख रहे हैं यहाँ पे एंटर द नंबर, हम लिखे एंटर द नंबर, जब वैल्यू एंटर किए 10 एंटर किए तो 10 यहाँ दिखा दिया। अगर आप स्लैश एन नहीं देंगे तो यू हैव एंटर्ड जो लिखे है यू हैव एंटर्ड, ये एक ही लाइन में स्टार्ट कर देगा लिखना। तो अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो हम स्लैश एन देंगे सो दैट हमारा जो आउटपुट है थोड़ा सा अच्छा दिखने लगे। तो स्लैश एन का मतलब है न्यू लाइन। आप जितना न्यू लाइन चाहते हैं उतना बार स्लैश एन लिख दीजिए, तो उतना आपको गैप या फिर नीचे न्यू लाइन करते आपको दिखा देगा। तो आप एक ही बार स्लैश एन दिए हैं तो एक एंटर देगा, इसका मतलब एक बार न्यू लाइन क्रिएट करेगा। उसमें आप क्या दिखाएगा, यू हैव एंटर, डबल कोट के भीतर में लिखे हैं तो डबल कोट के भीतर में जो भी कुछ लिखना हो एज इट इज प्रिंट होगा। तो अब देखिए डबल कोट के भीतर में लिखा क्या है, यू हैव एंटर्ड, तो अब लिख दिए यू हैव एंटर्ड, इतना प्रिंट हुआ, कॉलन दिया। अब लिखा है परसेंटाइल डी। आपको पता है कि परसेंटाइल डी इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर है। परसेंटाइल डी रखता क्या है, वैल्यू रखता है। जैसे हम स्कैनएप लिखे तो परसेंटाइल डी में वैल्यू रख रहे थे, 10 वैल्यू रखे, कहाँ रखा, वो नम का मेमोरी स्पेस में रखा। अब जो नम का मेमोरी स्पेस में रखा हुआ है 1000 मेमोरी स्पेस में जो 10 वैल्यू रखा हुआ है, उसी 10 वैल्यू को मुझे डिस्प्ले करना है। तो मैं क्या लिखूंगी, यू हैव एंटर्ड परसेंटाइल डी कॉमा के साथ नम, इसका मतलब नम में जो वैल्यू था वो अभी परसेंटाइल डी रखा है। तो नम में कितना वैल्यू हम दिए थे, हम दिए थे 10, तो परसेंटाइल डी कितना रखा है, 10 रखा है। तो आपका ये जो एंटायर स्टेटमेंट में हुआ क्या, प्रिंटफ, इसका मतलब आप डिस्प्ले कराओ, क्या डिस्प्ले करना है, डबल कोट के भीतर में क्या लिखा, स्लैश एन, इसका मतलब न्यू लाइन में डिस्प्ले कराओ। क्या डिस्प्ले करना है हमें, देखिए न्यू लाइन में डिस्प्ले हुआ, क्या डिस्प्ले करना है, यू हैव एंटर्ड, तो लिखिए यू हैव एंटर्ड, कॉलन दिए, परसेंटाइल डी बोलता है वैल्यू, किसका वैल्यू, कॉमा के बाद जो रखे हैं उसका वैल्यू डिस्प्ले होगा। तो कॉमा के बाद क्या है, नम है, तो नम में जो वैल्यू रखा था वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। नम में हम कितना रखे थे स्कैनएप के थ्रू में, हम रखे थे 10, तो आप क्या दिखा यहाँ पे, यू हैव एंटर्ड 10। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। तो मेन फंक्शन हम स्टार्ट किए थे, यहाँ पे हम मेन फंक्शन को क्लोज कर रहे हैं। तो गेट स्टेज फंक्शन का यूज मैंने पहले ही बता दिया है, रिटर्न 0 क्यों यूज होता है ये भी मैंने बता दिया है। तो ये था आपका प्रोग्राम जिसमें हम पहला प्रोग्राम में किए कि मैसेज एक डिस्प्ले कराए स्क्रीन में, दूसरा प्रोग्राम में हम यूजर से इनपुट लिए और उसको भी डिस्प्ले करा दिए। आई थिंक यहाँ तक आपको सारा जो प्रोग्राम है वो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी पॉइंट में डाउट हो रहा है तो वो चीज को आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं उसका जरूर आंसर करूंगी। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।